हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, एकदम मज़े में हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर आपने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उस जो वीडियो है उसमें एक चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको मैंने ए कैटेगरी के अंदर रखा था। अब उस चैप्टर का रिवीजन यूट्यूब पर डालने को लेके बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई। तब बच्चों ने बोला कि सर शॉर्ट में एक ऐसा रिवीजन करा दो कि टाइम भी कम लगे और फिर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर पाए। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट कॉस्ट शीट के रिवीजन को लेके भी आ रही है, पर कॉस्ट शीट का रिवीजन आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायर्ड है। कॉस्ट शीट बहुत ही बेसिक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉस्ट शीट का रिवीजन ज़रूरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं ऑफकोर्स कॉस्ट शीट का रिवीजन भी करवाऊंगा। पर अभी हम चालू कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन कर रहे हैं किसका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। और हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स। आई विल रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज वेल एज मैं मॉड्यूल के 2 क्वेश्चंस भी हैं वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कि ओवरऑल सारे के सारे एबीसी के मेन कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो जाए। ये एग्जाम में 10 नंबर में पिछली 4 बार से आ रहा है। और जो लास्ट लेक्चर मैंने डाला था जिसमें मैंने मार्क्स वेटेज दिया था उसमें इसको ए कैटेगरी का चैप्टर जो है वो मैंने डिक्लेयर किया था। सो वी आर स्टार्टिंग ए रिवीजन विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पर सबसे पहले सवाल आता है कि साहब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। मैंने क्विक रिवीजन नोट्स पूरे के पूरे बनाए हैं जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन भी हैं। वो मॉड्यूल ना खोलना पड़े इसलिए इस नोट्स के अंदर डाल दिए। पर आप देखेंगे तो क्विक रिवीजन है, साथ में सारे डायग्राम्स और चार्ट्स हैं ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स को डाउनलोड कीजिए, और पास में ही ऊपर आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वो भी दबाइए, क्योंकि वो दबाते ही आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, और जो चैप्टर है ये सबसे पहले हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो पहला सवाल हमारे दिमाग में कहाँ से आता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल क्या आएगा कि साहब इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ज़रूरत क्या है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन में आपके सामने लेता हूँ। 2 दोस्त जो है वो रेस्टोरेंट में गए। बेचारा एक जो है वो वेजिटेरियन था और एक दबा के नॉनवेज खाने वाला आदमी था। ठीक है, तो जब वो रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट में जो वेजिटेरियन था उसने भिंडी की सब्जी बुलवाई और बोला कि मेरे लिए 3 चपाती लेके आ जाओ और सलाद लेके आ जाओ। जो नॉन वेजिटेरियन था उसने बोला मेरे को तंगड़ी कबाब भी चाहिए, मुझे चिकन बिरयानी भी चाहिए और मुझे 2-3 और चीज़ें जो है वो चाहिए। ठीक है साहब, दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे से दबा के खाना खाया। भिंडी की सब्जी जो थी वो खत्म कर दी, 3 चपाती खा ली, और वो तंगड़ी कबाब खाया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है, नॉनवेज खाया जा रहा है दबा के। अब आखिर में बिल देने की बारी आई और उन्होंने बोला कि बिल तो दोनों बराबर बराबर देंगे क्योंकि हमारी तो दोस्ती है और इक्वल शेयरिंग करने से प्यार बढ़ता है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने जो ओवरऑल बिल का इक्वल प्रपोर्शन किया क्या वो सही था? क्यों सही नहीं था? बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि एक ने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए और दूसरे ने रिसोर्सेज बहुत कम कंज्यूम किए। होगा क्या, जब इक्वल प्रपोर्शन होगा तो एक को खर्चा जितना बटना चाहिए उससे ज़्यादा बट जाएगा और एक को खर्चा जितना बटना चाहिए उससे कम बट जाएगा। मतलब एक में रिसोर्सेज कम कंज्यूम होने के बाद भी ज़्यादा कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, मतलब वहाँ पे ओवर कॉस्टिंग हो गई। और एक जगह रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी कम कॉस्ट चार्ज की, मतलब वहां पे अंडर कॉस्टिंग हो गई। मतलब एक बात हमको यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यस, एक बात हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी और वो ये है कि अगर कॉस्ट का सही प्रपोर्शन नहीं हुआ, अगर कॉस्ट सही से बांटी नहीं गई, तो होगा ये कि एक प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट रिकवर कर लेंगे और एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट रिकवर करेंगे, जबकि रिसोर्सेज हो सकता है ऑपोजिट तरीके से कंज्यूम हुए हों। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म भी यहीं से हुआ है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी इसी कारण से पैदा हुआ है। क्यों? एक्चुअली इसको समझने के लिए अब मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। वी विल फाइंड आउट कि आपके पास में 2 अलग अलग कॉस्टिंग है, एक है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो बड़ा सिंपल है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो करता है इसके लिए आपको ओवरहेड चैप्टर समझना पड़ेगा। अगर आपको ओवरहेड चैप्टर आता है, ओवरहेड चैप्टर अगर आपको पता है तो वो एक्चुअली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से चलता है।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक मॉडर्न टेक्निक है और मॉडर्न तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो लागू किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि साहब यहाँ पे हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ओवरहेड्स का जो रिकवरी होता है, जो ओवरहेड चार्ज होते हैं, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से कैसे चार्ज होते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर, इस नोट से मैंने सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिया है कि साहब हमारे पास में एक डिपार्टमेंट है और वो है असेंबली डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में दो चीजें हैं, एक है मशीन और एक है इंस्पेक्शन करने के लेबर। मतलब पहले मशीन में पूरे प्रोडक्ट की असेंबली हो जाती है और उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद उनको चेक किया जाता है, उसके लिए कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट लगती है क्योंकि वो काम कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि जो असेंबली डिपार्टमेंट है इसको बांटने का बेसिस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लेबर आर और मशीन आर यूज करता है। या तो लेबर आर करेगा या मशीन आर करेगा। मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट में जितने खर्चे लगे हैं या तो मशीन में लगे होंगे या लेबर में लगे होंगे, उन सबको प्रोडक्ट में जो बांटा जाएगा वो या तो लेबर आर के हिसाब से बांटा जाएगा या मशीन आर के हिसाब से बांटा जाएगा। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता है। और भी बेस हो सकते हैं, लेबर आर, मशीन आर, मैं आगे जाके आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मेरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करो। आप पहले खर्चे देखो इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। सर इस डिपार्टमेंट में मशीनिंग के ऊपर भी खर्चा है और इंस्पेक्शन के भी लेबर हैं, और आप इन सारे के सारे खर्चों को या तो मशीन आर के हिसाब से बांट रहे हो या लेबर आर के हिसाब से बांट रहे हो। ये कहां तक सही है? आप मशीन का खर्चा मशीन आर से बांट सकते हो, लेकिन आप इसी डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्शन लेबर हो रहा है उसका खर्चा मशीन आर के हिसाब से कैसे बांट सकते हो? माना मशीन इंपॉर्टेंट है, पर जो खर्चा इंस्पेक्शन में हुआ है वो मशीन के अकॉर्डिंग थोड़ी चला होगा। मशीन के खर्चे से इंस्पेक्शन के लेबर का क्या संबंध? आज अगर एक प्रोडक्ट 10 मशीन आर यूज कर रहा है और इंस्पेक्शन में उसमें 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या 10 मशीन आर के खर्चे इंस्पेक्शन के नाम पे भी चार्ज कर लोगे क्या? मतलब कहीं ना कहीं आप जो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स बांट रहे थे उसमें प्रॉब्लम बांटने के बेसिस की थी, रेशियो की प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे अभी रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में हमने समझा कि इक्वल बांटना गलत है, क्योंकि एक ने बहुत ज्यादा खाया है और एक ने बहुत कम खाया है, एक ने महंगा वाला खाया है, एक ने सस्ता वाला खाया है। मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना गलत था। वैसे ही सारे खर्चों को एक ऐसे बेसिस पे ले लिया जिसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। इंस्पेक्शन लेबर का मशीन आर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर लेबर आर बेस यूज करते तो उसका मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यहां पे डिपार्टमेंट वाइज खर्चों का एलोकेशन करना, डिपार्टमेंट वाइज खर्चे प्रोडक्ट तक बांटना जायज नहीं है, सही नहीं है। और इसीलिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ओवरहेड्स का सही तरीके से अपॉर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। वो ओवरहेड्स को सही तरीके से प्रोडक्ट से चार्ज नहीं करता है, और इसीलिए कोई प्रोडक्ट अंडर कॉस्टिंग और कोई प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग का शिकार हो सकता है। इसी की जगह पैदा हो जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? वो बोलता है आप खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज मत बांटो, आप खर्चों को एक्टिविटी वाइज बांटो। एक्टिविटी मतलब एग्जैक्टली उसमें काम क्या हो रहा है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें तो हम अगर असेंबली डिपार्टमेंट की ही बात करें तो यहाँ पे दो मेजर एक्टिविटी है, एक है मशीनिंग और एक है असेंबली लेबर, और दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। इंस्पेक्शन लेबर और दोनों का एक दूसरे के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप दोनों को एक साथ एक डिपार्टमेंट में लेने की जगह दो अलग अलग एक्टिविटी मानो और दोनों के लिए अलग अलग बेस चुनो। जैसे मशीनिंग के लिए बेस हो सकता है ऑफकोर्स मशीन आर, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए आप बेस मशीन आर नहीं ले सकते। वहां पे आपका जो बेसिस है वो इंस्पेक्शन आर्स होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में ज्यादा इंस्पेक्शन हुआ होगा ऑफ कोर्स वहां पे रिकवरी भी ज्यादा होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट में कम इंस्पेक्शन हुआ होगा वहां पे रिकवरी भी कम होनी चाहिए। इस एक्टिविटी के ओवरहेड्स वहां ज्यादा बटने चाहिए जहां पे इंस्पेक्शन भी ज्यादा हुआ हो। मतलब इस केस में हम ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज ना बांट के हम ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज बांटेंगे, और जब एक्टिविटी वाइज बांटेंगे तो जिस एक्टिविटी का जो मेन फैक्टर है, जो एक्टिविटी को जो मेन चीज चला रही है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पे मशीन आर एक कॉस्ट ड्राइवर है और इंस्पेक्शन आर्स एक कॉस्ट ड्राइवर है, क्योंकि इंस्पेक्शन आर जो है वो इंस्पेक्शन एक्टिविटी के खर्चे को चला रहा है और मशीन आर मशीनिंग डिपार्टमेंट के खर्चों को चला रहा है। अगर मशीन आर ज्यादा होंगे, कोई प्रोडक्ट ज्यादा मशीन आर यूज करेगा तो ऑफकोर्स उसने मशीन डिपार्टमेंट में खर्चा भी ज्यादा करवाया होगा। कोई प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर ज्यादा यूज करेगा मतलब उसमें इंस्पेक्शन में खर्चा भी ज्यादा करवाया होगा।
तो हमें सही कॉस्ट ड्राइवर चुनना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सारे खर्चों को एक्टिविटी वाइज बांटेंगे और उनके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट से चार्ज कर देंगे। तो अब जो प्रोडक्ट जिस एक्टिविटी के जितने रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा वो उतने ही खर्चे भरेगा। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में चलते हैं तो अगर मेन्यू वाइज जिसने जो ऑर्डर किया है उसका पैसा ही उससे लिया जाता तो शायद सही कॉस्ट एलोकेशन होता, इक्वल बांटना सही एलोकेशन नहीं था। तो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि हमें सही बेसिस चाहिए, हमें सही बांटने का बेसिस चाहिए और उसे हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और वो कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी वाइज हमें सही तरीके से मिलेगा। जिसकी जैसी एक्टिविटी है वैसा ही उसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या पंगा था और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या फायदा है। ठीक है, अब अगर अपन आगे चलें तो हम एक चीज और देख सकते हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई है उसी को मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सारी कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज बढ़ती थी, डिपार्टमेंट 1 में जाएगी, कुछ कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 में जाएगी। अगर आपको पता हो तो ओवरहेड्स के अंदर हमने डिपार्टमेंट वाइज अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन करना सीखा था। हम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड बांटते थे एरिया के रेशियो में, मशीन आर के रेशियो में, वेजेस के रेशियो में, अलग अलग फ्लोर स्पेस और हॉर्स पावर के रेशियो में वो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड बढ़ते थे। उसके बाद उनको डिवाइड किया जाता था कुछ ट्रेडिशनल बेस से, मतलब कॉस्ट ड्राइवर जो यहाँ होते थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल होते थे। वो कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर पहले ट्रेडिशनल में यूज होते थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनल में जो कॉस्ट ड्राइवर थे वो मेनली वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर थे, बहुत पुराने और बहुत ही बेसिक कॉस्ट ड्राइवर थे, जो कि या तो लेबर आर होता था या मशीन आर होता था या वेजेस या मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट या यूनिट्स। मतलब उनका मानना था कि किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी चीज की कॉस्ट इन 6 में से एक बेस पे चलती है, या तो लेबर आर या मशीन आर या वेजेस या मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट या यूनिट्स। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज मॉडर्न होती चली गई, जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एक्सपैंड करते चले गए, हमारे नेचर ऑफ कॉस्ट भी बहुत अलग अलग बढ़ने लग गई। पहले जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंस्पेक्शन नाम की कुछ होता ही नहीं था, अब ये मेजर कॉस्ट लगने लग गई। मतलब ये 6 बेस अब पुराने हो चुके हैं और इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो ट्रेडिशनल बेस होते थे उसके कारण कॉस्ट का सही एलोकेशन नहीं होता था। सॉरी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो ट्रेडिशनल बेस होते थे उसके कारण कॉस्ट का सही एलोकेशन नहीं होता था। पर हम देख लेते कि पहले एलोकेशन होता कैसे था। हम सारी कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज बांटते थे, 2 डिपार्टमेंट में बांट दी ओवरहेड्स के अंदर, उनको उनके बेस से डिवाइड कर दिया है, तो लेबर आर होगा, मशीन आर होगा या फिर वेजेस होगा, मटेरियल कॉस्ट होगा, प्राइम कॉस्ट होगा। यहाँ से ओवरहेड रेट आती थी। उस ओवरहेड रेट को हम जितना प्रोडक्ट ने जितना लेबर आर मशीन आर यूज किया है, जितना एक्चुअल बेस उसने यूज किया है उससे मल्टीप्लाई करके ओवरहेड की रिकवरी करते थे। मतलब पहला स्टेप होता था ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज बांटने का, दूसरा स्टेप होता था उसको बेस से डिवाइड करके ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने का, तीसरा स्टेप होता था ये देखने का कि प्रोडक्ट ने कितने लेबर आर मशीन आर यूज किए, जॉब ने कितने लेबर आर मशीन आर यूज किए, उससे ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करके हम ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अगर हम चलें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज ना बांट के एक्टिविटी वाइज बांटा जाए। मतलब इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक एक्टिविटी हो गया, मशीनिंग एक एक्टिविटी हो गया और सेटअप एक एक्टिविटी हो गया। अब जितनी कॉस्ट सेटअप में लग रही है उनको इकट्ठा करके यहाँ ले आओ, इंस्पेक्शन की सारी कॉस्ट को इकट्ठा करके ले आओ, मशीनिंग की सारी कॉस्ट को इकट्ठा करके ले आओ। मतलब अब ये नहीं देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितने डिपार्टमेंट बनाए हैं, हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज है और सारी कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज बांट दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि साहब उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। जैसे अगर मशीनिंग है तो कॉस्ट ड्राइवर मशीन आर हो सकता है, अगर एक्टिविटी इंस्पेक्शन है तो कॉस्ट ड्राइवर इंस्पेक्शन आर हो सकता है, और अगर एक्टिविटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो रिसर्च आर्स हो सकते हैं। तो वो बेस चुनने के बाद हम जो रेट कैलकुलेट करते हैं वहां पे रेट कहलाता था ओवरहेड रेट। यहाँ पे उसी रेट को हम नाम देते हैं एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट मतलब उस एक्टिविटी का हमें कितना रेट चार्ज करना है। जैसे ये रेट आ सकता है 10 रुपीज पर इंस्पेक्शन आर, मतलब जिस भी प्रोडक्ट ने एक इंस्पेक्शन आर यूज किया है उससे हम 10 रुपए के ओवरहेड्स इंस्पेक्शन के नाम पे चार्ज कर लेंगे। और यही आगे करेंगे, जितना जितना कॉस्ट ड्राइवर जो जो प्रोडक्ट यूज करता जाएगा उससे उसके एक्टिविटी रेट को मल्टीप्लाई करके उससे ओवरहेड कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब ट्रेडिशनल में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये मार्क किया हुआ है, बेस का डिफरेंस है।
सारी टेक्निक सेम है पर दोनों में बेस अलग अलग हैं। जहां पे ट्रेडिशनल में लेबर आर मशीन आर को बेस बनाया जाता था, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स को बेस बनाता है जो हर एक्टिविटी का अलग अलग होता है। तो ट्रेडिशनल बेस से हटके हम एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर्स का यूज कर रहे हैं। इसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक और भी लिया है। जैसे ट्रेडिशनल में 3 तरह की कॉस्ट है, इंस्पेक्शन, सेटअप और मशीन। इन सबको हमने 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया, कुछ खर्चे लेबर में चले गए, कुछ खर्चे मशीन में चले गए। लेबर के सारे खर्चे लेबर आर के हिसाब से बढ़ गए, मशीन के सारे खर्चे मशीन आर के हिसाब से बढ़ गए। आप देखो यहाँ हो क्या रहा है, आपने किया क्या है पता है, आपने इंस्पेक्शन को लेबर आर के हिसाब से बांट दिया, आपने सेटअप को लेबर आर के हिसाब से बांट दिया, और वहां आपने मशीन को भी लेबर आर के हिसाब से बांट दिया। इधर इंस्पेक्शन को मशीन आर के हिसाब से बांट दिया, सेटअप को भी मशीन आर के हिसाब से बांट दिया, और मशीन को भी मशीन आर के हिसाब से बांट दिया। जबकि तीनों एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर अलग अलग होना चाहिए, और यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम करेंगे। हम इंस्पेक्शन को एक अलग एक्टिविटी बना लेंगे, सेटअप को एक अलग एक्टिविटी बना लेंगे, और मशीन को एक अलग एक्टिविटी बना लेंगे। तो वही जो ओवरहेड्स हैं, वही ओवरहेड अब एक्टिविटी वाइज चार्ज होके तीनों के कॉस्ट ड्राइवर्स भी अलग अलग ले लिए। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आर ले लिया, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप ले लिए, और मशीनिंग के लिए मशीन आर को बेस बना लिया गया। तो बताओ अब आपको समझ में आ रहा है फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा सिंपल है। वहाँ पे जहाँ हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट एलोकेशन करते थे, यहाँ पे हम एक्टिविटी वाइज कॉस्ट एलोकेशन करेंगे। अब सवाल ये आता है कि साहब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अलग अलग होते हैं। जनरली क्वेश्चन आपको कॉस्ट ड्राइवर देगा, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे R&D अगर एक्टिविटी है तो उसके लिए रिसर्च आवर्स या नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिजाइन, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स हो सकता है। कस्टमर सर्विस के लिए नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस आवर्स स्पेंड हो सकते हैं। मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। मतलब जिस तरह की एक्टिविटी है उसी तरह का उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या फिर वो इंडिकेशन रहेगा कि किस एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है। अब सब ये तो समझ में आ गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो सकता है। जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न है ना, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। पता है एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आ सकता है? पहला पार्ट क्वेश्चन का जो आएगा वो आपको बोलेगा कि सर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करो, मतलब ओवरहेड्स वाली कॉस्टिंग करो। मतलब आप सारे लेबर और मशीन आर किसी भी एक बेस को डिवाइड करके उससे ओवरहेड रेट निकालो। फिर आपको बोलेंगे कि साहब ओवरहेड रेट निकालने के बाद दूसरा काम करो, आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ, जहां पे आपके पास मटेरियल और लेबर कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, उसमें जो ओवरहेड हम चार्ज कर रहे हैं उसको जोड़ दो। ओवरहेड चार्ज कैसे करने मैंने बताया था, ओवरहेड रेट इनटू बेस यूज से। ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज चार्ज करो और टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालो। मतलब पहले आपको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आप अब इसी ओवरहेड को, जो ये ओवरहेड थे, इन्हीं ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज बांटो। मतलब ओवरऑल टोटल ओवरहेड्स दोनों में सेम आएंगे, 10 लाख उधर भी होंगे 10 लाख इधर भी होंगे, और अब इन ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज बांटो, हर एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करो और वहां से एक्टिविटी रेट निकालो। तेरे कॉस्ट ड्राइवर पे आपने स्टार क्यों लगा रखा है? मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि कई बार आपको कॉस्ट ड्राइवर भी कैलकुलेट करने को आ जाता है। मतलब आपको कॉस्ट ड्राइवर जो दिया रहता है वो सही नहीं दिया रहता है। कैसे? आपको कॉस्ट ड्राइवर पर यूनिट दिया रहता है तो हमें उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कई बार आपको कॉस्ट ड्राइवर पर बैच दिया रहता है तो हमें नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो एक कॉस्ट ड्राइवर का भी स्टेटमेंट बन सकता है जहां पे हम ओवरऑल कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहला काम किया, ओवरहेड एक्टिविटी वाइज बटे हुए मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड किया। कॉस्ट ड्राइवर नहीं अवेलेबल है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से आप ओवरऑल कॉस्ट ड्राइवर निकाल सकते हो। वहां से हम निकालेंगे एक्टिविटी रेट, और एक्टिविटी रेट के बाद अगेन वही काम करना है जो हमने ट्रेडिशनल में किया था। दोनों में सेम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, पर अब ओवरहेड एक्टिविटी वाइज चार्ज होंगे। जहां ओवरहेड पहले डिपार्टमेंट वाइज चार्ज हो रहे थे, अब ओवरहेड एक्टिविटी वाइज चार्ज होंगे, और एक्टिविटी रेट इनटू कॉस्ट ड्राइवर किस किस प्रोडक्ट ने कितना यूज किया उससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसे यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। अब एग्जाम में ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो फिर सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पूरा कैलकुलेशन पूछ लेगा, वो ट्रेडिशनल से कंपैरिजन नहीं देगा। हो सकता है ट्रेडिशनल से कंपैरिजन आए तो फिर क्वेश्चन इस पूरे साइज का बनेगा, जहां एक पार्ट ट्रेडिशनल रहेगा एक पार्ट एक्टिविटी बेस्ड रहेगा।
हो सकता है सिर्फ एक्टिविटी बेस का क्वेश्चन आए और उसमें फिर सेकंड पार्ट ही आपको सॉल्व करना रहेगा। एक्टिविटी वाइज ओवरहेड निकालने हैं, उसे कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करना है, एक्टिविटी रेट आ जाएगी। एक्टिविटी रेट निकालने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, उसमें प्राइम कॉस्ट जोड़नी है और ओवरहेड रेट को बेस यूज से कॉस्ट ड्राइवर यूज से मल्टीप्लाई करके आपको ओवरहेड चार्ज करके टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पर यूनिट भी बन सकता है और ओवरऑल भी बन सकता है। मॉड्यूल ने कभी इसे पर यूनिट भी बनाया है, ओवरऑल भी बनाया है, दोनों में आंसर सेम आएगा। आप पर यूनिट जाओगे तो ओवरऑल निकालने के लिए आखिरी में इंटू यूनिट्स कर देना, ओवरऑल जाओगे तो डिवाइड बाई यूनिट्स कर दोगे तो पर यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आ सकते हैं। अब मैंने आपको, ये तो सब कंसेप्ट हो गए हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। अब मैंने आपको एक्चुअली, हाँ, एक और चीज आएगी, तीसरा स्टेप एक और आ सकता है। अगर क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव बना तो आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्ट डिस्टॉर्शन। कॉस्ट डिस्टॉर्शन मतलब एक्टिविटी और ट्रेडिशनल के कारण क्या डिफरेंस आया है कॉस्ट में। ऑफ कोर्स पहले आप मुझे बताओ क्या सही है, सही क्या है, एक्टिविटी बेस्ड सही है, ट्रेडिशनल सही है। ऑफ कोर्स एक्टिविटी बेस्ड सही है, तो आपको बोलेंगे चलो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है वो रखो, ट्रेडिशनल से कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है वो रखो, और डिफरेंस देखो कि अंडर कॉस्टिंग आ रहा है या ओवर कॉस्टिंग आ रहा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सही कॉस्ट है। अगर ट्रेडिशनल की कॉस्ट उससे कम आ रही है, कम आ रही है मतलब अंडर कॉस्टिंग हुई है, और ट्रेडिशनल की कॉस्ट उससे ज्यादा आ रही है मतलब ओवर कॉस्टिंग हुई है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सही है। अगर ट्रेडिशनल की कॉस्ट कम आ रही है मतलब अंडर कॉस्टिंग है, ट्रेडिशनल की कॉस्ट ज्यादा आ रही है मतलब ओवर कॉस्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब व्हाट इज द डेविएशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट और रॉन्ग के बीच में क्या गैप है वो आपको निकालने को आ सकता है। तो ये 3 स्टेप के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सॉल्व हो जाएगा। इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए मॉड्यूल के, जिसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। तो मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूं, सॉल्यूशन भी सामने है, वो हम एक बार देख लेते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1, एंड इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 मॉड्यूल क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इज ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। द बजट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्वांटिटी दे दी है ए बी सी की 4000, 3000, 1600, और एक यूनिट में कितना मटेरियल लगेगा वो दे दिया, एक यूनिट में कितना लेबर लगेगा वो दे दिया। आप चाहो तो पर यूनिट भी प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो, आप चाहो तो ओवरऑल भी प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो, पर हाँ हमें क्वांटिटी दी हुई है और हमें एक यूनिट में कितना केजी रॉ मटेरियल और कितने लेबर आर लग रहे हैं वो दिया है। नीचे हमें लेबर का रेट और मटेरियल का कॉस्ट भी दिया है। क्या आप इससे इजीली पर यूनिट रॉ मटेरियल और पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल सकते हो? बहुत इजी। जैसे ए पे जाएं अगर हम, तो ए के 4 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है और 1 केजी का प्राइस 2 रुपये, मतलब ए को बनाने में 8 रुपये का मटेरियल लगेगा। लेबर पे जाएं तो ए ने 30 मिनट कंज्यूम किए हैं और 10 रुपये पर आ रहे, मतलब आधे घंटे की लेबर चार्ज करेंगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। मतलब ए को बनाने में 8 रुपये का मटेरियल लग चुका है और 5 रुपये का लेबर लग चुका है, ये 1 यूनिट का आया। आप चाहो तो इंटू 4000 यूनिट अगर आप कर दोगे तो आप ओवरऑल भी निकाल सकते हो, या आपके ऊपर है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ओवरऑल निकालना है या पर यूनिट निकालना है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ओवरहेड्स का बजट 99450 आवर्स का था और इनको पहले लेबर आर रेट से चार्ज किया जा रहा था। पहले आप मुझे बताओ, जो लेबर आर का बेस है ये एक्टिविटी बेस में है या ट्रेडिशनल में है? ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेबर आर जैसे ड्राइवर्स का यूज नहीं करता है, वो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज नहीं करता है, वो मॉडर्न कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज करता है, वो एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज करता है। तो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। 99450 आपके ओवरहेड्स है और लेबर आर को आपको बेस बनाना है। मतलब एक चीज है, हमें इस क्वेश्चन में लेबर आर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे और वो बड़ा सिंपल है। आपके पास में हर यूनिट में कितना कितना लेबर आर लग रहा है वो दिया है और आपके पास में ओवरऑल प्रोडक्शन दिया है। इन तीनों का प्लस करके आप ओवरऑल टोटल कंपनी के लेबर आर भी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले ए ने 30 मिनट्स यूज किए हैं, आधा घंटा, और 4000 यूनिट बनानी है, मतलब ए के 2000 लेबर आर आ जाएंगे।
इधर 3000 इंटू 45 मिनट डिवाइड बाई 60 कर लेंगे और 1600 इंटू 60 करेंगे, 1600 का 1600 आ जाएगा, तो इससे हमारे लेबर आवर्स भी आ जाएंगे। तो अब हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड्स भी अवेलेबल है और लेबर आवर भी अवेलेबल है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी हमारी ओवरहेड रेट। अब वो बोल रहे हैं कि साहब ये तो ट्रेडिशनल हो जाएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम जाएं तो उन्होंने बोला है कि इन्हीं ओवरहेड्स को, ये जो ओवरहेड थे 99450 के, इसी को 3 एक्टिविटी में बांट दिया गया है, 29100, 31200 एंड 39150। और उसके लिए उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिए हैं कि साहब मटेरियल हैंडलिंग के लिए वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड को कॉस्ट ड्राइवर बनाना, स्टोरेज कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ बैचेस को कॉस्ट ड्राइवर बनाना, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस को कॉस्ट ड्राइवर बनाना। ठीक है, तो हमारे पास में ओवरहेड आ गए एक्टिविटी वाइज। अब हमें कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, वो नीचे दिए हुए हैं। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैच ऑफ मटेरियल लग रहा है 10, 15 और 10, 5 और 15, ये कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन यहां पर यूनिट मशीन ऑपरेशन 6, 3 और 2 है। एक चीज समझने वाली है, हमें कॉस्ट ड्राइवर ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल प्रोडक्शन का चाहिए, क्योंकि हम ओवरहेड्स भी टोटल ले रहे हैं। तो एक ओवरऑल कॉस्ट ड्राइवर दिया है बैचेस 10, 5 और 15, लेकिन नीचे आपको जो कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है वो पर यूनिट दे रखा है, तो आपको पहले इनटू नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा। मतलब मैंने जो ऊपर एक लाइन बोली थी कि हो सकता है कॉस्ट ड्राइवर भी कैलकुलेट करना पड़े, यहाँ पे वही हो रहा है, हमको कॉस्ट ड्राइवर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास में 6 मशीन ऑपरेशन हर यूनिट में लगते हैं और हमें 4000 यूनिट बनानी है, मतलब हमारे ए के कॉस्ट ड्राइवर मशीन ऑपरेशन आ जाएंगे 24000। ऐसे ही 3 इंटू ऊपर हम करेंगे 3000 तो 9000 बी का आ जाएगा, और 2 इंटू 1600 करेंगे तो 3200 सी का आ जाएगा। ये मशीन ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो बैचेस हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ड्राइवर अवेलेबल है, मशीन ऑपरेशंस हमारे पास मशीन ऑपरेशंस है, ये मॉड्यूल में मिस्टेक है, इट्स नॉट मशीन ऑपरेटर, इट्स मशीन ऑपरेशंस, ये हमारे पास ओवरऑल अवेलेबल है। एक वेट ऑफ रॉ मटेरियल हैंडल्ड भी चाहिए। आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल ए बी सी में कितना कितना वेट है, कहाँ से मिलेगा? क्या ये मिल सकता है? ऑफकोर्स ये मिल सकता है। यहाँ से देखो, रॉ मटेरियल पर केजी दिया है इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी दी है, तो ए का रॉ मटेरियल हैंडल्ड आ जाएगा 16000, बी का रॉ मटेरियल हैंडल्ड आ जाएगा 18000, और सी का रॉ मटेरियल हैंडल्ड आ जाएगा 1600 इंटू 3, दैट इज 4800। और इससे हमारे कॉस्ट ड्राइवर भी कैलकुलेट होके आ जाते हैं। तो हमने पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कॉस्ट शीट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओवरहेड्स दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए हैं, एक्टिविटी रेट निकाल के अगेन वैसा का वैसा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। ध्यान रखना, मॉड्यूल ने इस क्वेश्चन में शायद पर यूनिट कैलकुलेशन किया है। यस, उन्होंने 5 रुपये लेबर लिया है, 8 रुपये का मटेरियल लिया है और ओवरहेड पर यूनिट जोड़े। कैसे जोड़े? ओवरहेड रेट इंटू कितने लेबर आर ए में यूज हो रहे हैं, ओवरहेड रेट इंटू कितने लेबर आर बी में यूज हो रहे हैं, ओवरहेड रेट इंटू कितने लेबर आर सी में यूज हो रहे हैं। याद करो, मैंने ऊपर बताया था ओवरहेड रेट इंटू बेस यूज्ड, ओवरहेड रेट इंटू बेस यूज्ड। तो ए ने जो लेबर आर यूज किए इंटू व्हाट इज द ओवरहेड रेट, 17 रुपये पर लेबर आर आ रहा है, तो इससे आपके ए के ओवरहेड आ जाएंगे, ऐसे ही बी के आ जाएंगे, ऐसे ही सी के आ जाएंगे। एक्टिविटी बेस में चले, ये देखो ये क्या है, ये एक्चुअली कॉस्ट ड्राइवर का स्टेटमेंट है। उन्होंने सारे कॉस्ट ड्राइवर्स कैलकुलेट किए, कितना रॉ मटेरियल वेट लग रहा है, कितने मशीन ऑपरेशंस हैं और कितनी बैचेस हैं, और तीनों की एक्टिविटी रेट निकाल ली। ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, और फाइनली सेम कॉस्ट शीट बना ली। लेकिन इस बार उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज नहीं, इस बार उन्होंने ट्रेडिशनली नहीं, तीनों एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स इनटू एक्टिविटी रेट, कॉस्ट ड्राइवर इनटू एक्टिविटी रेट। ए ने कितना कॉस्ट ड्राइवर यूज किया, इनटू एक्टिविटी रेट, बी ने कितना कॉस्ट ड्राइवर यूज किया, इनटू एक्टिविटी रेट, सी ने कितना कॉस्ट ड्राइवर यूज किया, इनटू एक्टिविटी रेट। उससे उन्होंने ओवरहेड कैलकुलेट कर लिए और यहां से उनकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट डिस्टॉर्शन नहीं पूछा। कॉस्ट डिस्टॉर्शन पूछते तो हम ये जो पर यूनिट कॉस्ट यहां आ रही है और ये जो पर यूनिट कॉस्ट यहां आ रही है, इसको कंपेयर करके बताए थे कि यहाँ पे अंडर कॉस्टिंग है या ओवर कॉस्टिंग है। जैसे ए में देखें तो ए में सही कॉस्ट एक्टिविटी बेस के हिसाब से आनी चाहिए थी 25 और आ रही है 21.5, मतलब यहाँ पे अंडर कॉस्टिंग हुई है। आनी चाहिए थी 25.09 और आ रही है 21 ट्रेडिशनल में आ रही है 21.50, मतलब अंडर कॉस्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये कॉस्ट डिस्टॉर्शन भी निकालने को आ सकता है। तो ये एक फुल साइज क्वेश्चन है जिसमें ओवरऑल हमारे तीनों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ट्रेडिशनल की कॉस्टिंग, दूसरा आ जाता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड की कॉस्टिंग, और तीसरा आ जाता है कॉस्ट डिस्टॉर्शन। इसके अलावा एग्जाम में कुछ और आ सकता है क्या? एक्चुअली मॉड्यूल में एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरेस्टिंग है।
क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, 2 मिनट के अंदर डिस्कस हो जाएगा और हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि साहब कंपनी के पास में 2 एक्टिविटी है, एक है पावर और एक है क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। दोनों के कॉस्ट ड्राइवर भी हैं, एक का कॉस्ट ड्राइवर किलोवाट आवर्स है, एक का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है। कैपेसिटी दे रखी है और कॉस्ट दे रखी है। पहले बताओ, हमको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, कॉस्ट दे रखी, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, इससे एक्टिविटी रेट आ जाएगी। जैसे पहले वाले की एक्टिविटी रेट आ जाएगी 4 रुपये, दूसरे वाले की एक्टिविटी रेट आ जाएगी 30 रुपये। पहले वाले की एक्टिविटी रेट आ जाएगी 4 रुपये पर किलोवाट आवर, दूसरे वाले की एक्टिविटी रेट आ जाएगी 3 लाख डिवाइड बाय 10,000, 30 रुपये पर इंस्पेक्शन। अब उन्होंने बोला है कि एम प्रोडक्ट ने 10,000 किलोवाट आवर यूज़ किए, 3,500 इंस्पेक्शन किए, इंटू 4 रुपये कर दूंगा, इंटू 30 रुपये कर दूंगा, तो मेरी एम की कॉस्ट आ जाएगी। इधर भी इंटू 4 इंटू 30 कर दूंगा तो मेरी एस की कॉस्ट आ जाएगी। इधर भी इंटू 4 इंटू 30 कर दूंगा तो मेरी टी की कॉस्ट आ जाएगी। तो मतलब कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच एक्टिविटी वो ऊपर हम निकाल चुके हैं। इसमें एक मज़ेदार पॉइंट दिया हुआ है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच कैपेसिटी। ये पॉइंट नया है, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। ये कैसा पॉइंट है सुनना, आपने जो ओवरहेड रेट निकाली है यहाँ पे, एक्टिविटी रेट ओवरहेड रेट ही होती है, वो 50,000 और 10,000 इंस्पेक्शंस और 50,000 किलोवाट आवर को देख के निकाली है। मतलब इतना हमारा बजट था कि इतने कॉस्ट ड्राइवर यूज होने चाहिए। पर कॉस्ट ड्राइवर अगर आप देखोगे तो यूज पूरे 50,000 कहाँ हुए, 10,000, 20,000 और 15,000, मतलब प्रैक्टिकली 45,000 आवर्स ही यूज हुए। मतलब 5,000 किलोवाट आवर्स ऐसे हैं जिनसे हम ओवरहेड रिकवर ही नहीं कर पाए। जैसा हम ओवरहेड्स के अंदर अंडर रिकवरी वॉल्यूम के कारण आती थी कि साहब वॉल्यूम कम बनेगा तो अंडर रिकवरी आएगी, लेबर आर जितने सोचे थे उतने नहीं बनेंगे तो अंडर रिकवरी आएगी। वैसे यहाँ पे भी हमने 50,000 किलोवाट आवर का सोचा था पर 45,000 किलोवाट आवर्स ही हम बना पाए, तो 5,000 किलोवाट आवर के ओवरहेड्स चार्ज होने से रह गए। यही कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी है फर्स्ट एक्टिविटी की। सेकेंड एक्टिविटी की भी ऐसे निकाल सकते हैं। 10,000 इंस्पेक्शन सोचा था, जबकि प्रैक्टिकली इंस्पेक्शन हुए हैं 6 और 3 9,000, मतलब 1,000 इंस्पेक्शन कम हुए हैं। तो 1,000 इंस्पेक्शन इंटू 30 रुपये, 30,000 के ओवरहेड्स कंपनी चार्ज ही नहीं कर पाई। क्या ये समझ में आया? इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी और यही इन्होंने निकाला है। देखो, क्वालिटी इंस्पेक्शन में 30,000 के ओवरहेड चार्ज नहीं कर पाई, और अगर हम बात करें तो पावर में वो 20,000 के पावर कॉस्ट चार्ज नहीं कर पाए। इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। क्लियर रहेगी बात? तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक रिवीजन हो गया, जिसको मैंने कोशिश की है कि मैं 32 मिनट्स में ख़त्म कर पाया। पर हाँ, हमारा टारगेट 30 मिनट का था, तो 2 मिनट का लेना देना चलेगा, पक्का? चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कंप्लीट। अब आप आज ही वीडियो देखने के बाद 3 से 4 घंटे में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जितने मॉड्यूल, इवन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आईसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो मेरे नोट सब कर डालो, क्योंकि कॉस्ट शीट के बाद दूसरा 10 नंबर का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मिलते हैं आगे, और मैं ऐसे 30 मिनट्स के लेक्चर्स डालता रहूँगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर्स को कंसेप्चुअली रिवाइज करवाने की आपकी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे और ऐसे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।